हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन राजस्थान के जो महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं आपको पशु मेलों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवा चुका हूँ। उसमें सारे के सारे पशु मेले एक साथ करवाने का मैंने प्रयास किया, उस क्लास को जाके जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मिट्टी का किला नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हुए चलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक्स्ट्रा फैक्ट नोट करते हुए भी चलिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो मिट्टी का किला नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर के दुर्ग को मिट्टी का किला नाम से जाना जाता है। अब इसका और क्या क्या नाम है वो देखते हैं। भरतपुर के किले का सबसे मेन नाम आपको याद रखना है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आपको याद रखना है, आप राजस्थान का मैप जानते ही हैं, तो राजस्थान के मैप में यहाँ पे अलवर पड़ता है, फिर यहाँ पे भरतपुर, फिर यहाँ पे धौलपुर। तो अलवर और भरतपुर, धौलपुर ये सभी सीमावर्ती इलाके हैं। यहाँ से अपने यूपी लगना स्टार्ट हो जाता है, उत्तर प्रदेश। तो अलवर और भरतपुर का जो जो इलाका है वो तो मेव क्षेत्र कहलाता है। वहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती है, ये भी आपको याद रख सकते हैं। बोली भाषा में बोली में भी आपको क्वेश्चन में याद हो जाएगा। अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को मेव क्षेत्र कहा जाता है। और भरतपुर और धौलपुर ये जो जिले हैं, ये दो वाले जो जिले हैं भरतपुर और धौलपुर, जो पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं, इसलिए इसको पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। भरतपुर के दुर्ग को पूर्व में है राजस्थान के, इसलिए इसको पूर्वी सीमा का प्रहरी भी बोलते हैं, मतलब पूर्वी सीमा का रक्षक भी इसको बोला जाता है। और साथ साथ आपको ये याद रखना है कि भरतपुर और धौलपुर वाला जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र जाटों का बहुल क्षेत्र था। वहाँ पे जाट बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते थे, इसलिए आपको ये भी ध्यान हो जाएगा कि भरतपुर के दुर्ग में आपको जाटों का शासन देखने को मिलेगा। तो अब इसमें देखिए, इसका निर्माण किसने करवाया? भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया 1733 में। इसका निर्माण हुआ 1733 में, सूरजमल जाट। अभी मैंने आपको ये जो बताया था जाट वगैरह से संबंधित बातें, तो इस वजह से बताया था क्योंकि यहाँ पे इसका निर्माण भी सूरजमल जाट जी द्वारा करवाया गया था। सूरजमल जाट। और इन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। सूरजमल जाट के ऊपर पूछा जाता है कि जाटों का अफलातून और जाटों का प्लेटो। तो ये दोनों उपाधियां आपको याद रखनी है, कई बार प्रश्न बन चुका है। जाटों का अफलातून, अफलातून किन्हें कहा जाता है? तो सूरजमल जाट को कहा जाता है। और जाटों का प्लेटो, प्लेटो भी किसे कहा जाता है? तो वो भी आपको याद रखना है, सूरजमल जाट को ही कहा जाता है। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि सूरजमल जाट के द्वारा, सूरजमल जाट जो यहाँ के शासक थे, उनके द्वारा यहाँ पर दो बुर्ज का निर्माण करवाया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप अच्छे से याद करना। जवाहर बुर्ज, एक तो है नाम जवाहर बुर्ज। ये बुर्ज किस लिए बनवाया? ये बुर्ज उन्होंने बनवाया, ये दिल्ली के ऊपर जीत ली थी इन्होंने, दिल्ली जीती थी। आप देख सकते हैं इनकी ताकत कितनी थी कि मतलब इतने छोटे से राज्य, इतने छोटे से जिले से होकर के भी, और जाटों के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत थी कि उन्होंने दिल्ली के ऊपर जो शासक था उनके ऊपर भी विजय प्राप्त की थी। और दिल्ली जीत करके वहाँ से ये, आपको ये भी ध्यान रखना है, अष्ट धातु का किवाड़ लेकर के आए थे। अष्ट धातु का किवाड़ या दरवाजा जिसको बोला जा सकता है, मारवाड़ी भाषा में उसको किवाड़ भी बोलते हैं। तो अष्ट धातु का किवाड़ या दरवाजा लेकर के आए थे, और इन्होंने इस भरतपुर के दुर्ग के अंदर उस किवाड़ को लगाया था। और दूसरा उन्होंने बुर्ज बनाया था, दो बुर्ज के ऊपर बात करें, एक तो अपन ने बात कर चुके हैं जवाहर बुर्ज, दूसरा बुर्ज है फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज। और ये बुर्ज इन्होंने किस खुशी में बनवाया था? तो ये बुर्ज अंग्रेजों से जीत की खुशी में, अंग्रेजों को भी इन्होंने हराया था, तो अंग्रेजों के ऊपर विजय प्राप्त की थी, उसकी खुशी में इन्होंने फतेह बुर्ज बनाया था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को मोमिनाबाद दुर्ग नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो इसमें आंसर बताइए, मोमिनाबाद दुर्ग किस नाम से, किस दुर्ग को मोमिनाबाद दुर्ग के नाम से जानता है? आमेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा आमेर दुर्ग। आमेर के दुर्ग को मोमिनाबाद दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इस दुर्ग का निर्माण 1150 में हुआ था, दुल्हे राय के द्वारा। दुल्हे राय जो ढूढ़ाड़ राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, ढूढ़ाड़ी बोली, ढूढ़ाड़ जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको ढूढ़ाड़ बोला जाता है। अभी आप ये भी फैक्ट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ढूढ़ाड़ के ऊपर कब कुछ भी आपको पूछा जाए, आपको सीधा जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र याद रहना चाहिए। तो दुल्हे राय ने ढूढ़ाड़ राज्य की स्थापना की थी, ढूढ़ाड़ राज्य जिसे वर्तमान में जयपुर बोला जाता है, और वहीं पर इन्होंने दुर्ग बनाया था, आमेर का दुर्ग 1150 ईस्वी में। लेकिन इस दुर्ग का पुनः निर्माण, मतलब जीर्णोद्धार या फिर पुनः निर्माण मान सकते हैं, मान सिंह फर्स्ट, जयपुर के शासक थे मान सिंह प्रथम, मान सिंह फर्स्ट के द्वारा इनका पुनर्निर्माण करवाया गया था।
और इस दुर्ग के अंदर दो चीज़ें आपको याद रखनी है, दीवाने आम और दीवाने खास, दो बने गए हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। ये दोनों किसके अंदर है? इसी दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इस दुर्ग को मोमिनाबाद दुर्ग कहा जाता है। अब सोचिए, मोमिनाबाद दुर्ग कहा जाता है तो किसी मुगल शासक ने इससे जीता होगा, तभी इसका नाम अमेर दुर्ग से बदल करके मोमिनाबाद किया होगा। तो किस शासक ने जीता था? तो आपको याद रखना है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा इस दुर्ग को जीता गया था और इसका नाम बदल करके मोमिनाबाद रखा। कब जीता था? 1707 में। ये भी आप याद रख सकते हैं, 1707 में इसको जीत करके इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ इसमें भी। तो इसके ऊपर आपको दो प्रकार की, मतलब इसके ऊपर जो वास्तुकला है वो दो प्रकार की देखने को मिलेगी। एक तो राजपूतों की, क्योंकि पहले ये राजपूतों के आधिपत्य में था, उसके बाद में आपको ये मुगलों के आधिपत्य में दिखा, तो इसलिए आपको मुगल और राजपूत दोनों की मिश्रित वास्तुकला इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुर्ग है। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग जिसको बोला जा सकता है, लिविंग फोर्ट को हिंदी में आवासीय दुर्ग बोल सकते हैं। तो लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसका मतलब है कि जो दुर्ग है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में चित्तौड़ के जो लोग हैं वो उस दुर्ग के परकोटे के अंदर रहते हैं, इसलिए इसको लिविंग फोर्ट कहा जाता है। वहीं पे खेती वगैरह का कार्य किया जा रहा है, वहीं पे घर बना के रहने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसको लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैंने कहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राजस्थान का, इस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा कहते हैं। इसकी उपाधियां देखिए आप, राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, किलों का सिरमौर, और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। और एक इसके लिए राजस्थानी कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, मतलब सबसे सुंदर गढ़ों में सबसे सुंदर गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब इसके आगे कम है। तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये भी आपको याद रखना है। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मौर्य शासक थे ये, इस वजह से इसका नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग रखा गया। और भी बहुत सारे इसके ऊपर फैक्ट हैं जो आने वाले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस किले से चांदी के गोले दागे गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर बताइए, चांदी के गोले किस दुर्ग से दागे गए थे या फिर किले से दागे गए थे? चूरू का किला, बाला का किला, नाहरगढ़ दुर्ग या जालोर दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा चूरू के किले से। बीकानेर से वो युद्ध कर रहे थे, बीकानेर से लड़ाई कर रहे थे, तो उस दौरान उनके पास में बारूद खत्म हो गया था और साथ साथ में जो बारूद के ऊपर लगाने के लिए, गोले के ऊपर लगाने के लिए जो वस्तु सामग्री होती है वो भी खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने चांदी के अंदर बारूद को भर के गोला बना करके बीकानेर की तरफ फेंके थे। तो चांदी के गोले दागे गए थे चूरू के किले से, ये आपको ध्यान रखना है। अब चूरू के किले पर थोड़े बहुत अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका निर्माण ठाकुर के द्वारा करवाया गया था, कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था और 1739 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। तो चांदी के गोले चूरू से, चे से चांदी और चे से चूरू, आपको याद आ जाएगा, चूरू के किले से चांदी के गोले बीकानेर के ऊपर दागे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है? मतलब मारवाड़ के राजा यहाँ पर जब किसी राजा से युद्ध करते थे, उस दौरान उनको ऐसा लगता था कि या तो हम हार जाएंगे, या उनको ऐसा लगता था कि इससे मुकाबला करने के लिए हमें कुछ समय की और आवश्यकता है, तो वो कहीं और जाकर के शरण लेते थे। तो उस दौरान मारवाड़ के जो राजा थे, मारवाड़ का क्षेत्र आप जान चुके हैं, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है, बाड़मेर, इसके आसपास का जो जालोर वगैरह के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र है। तो मतलब मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में किस दुर्ग को जानते थे? बीकानेर, जैसलमेर, जालोर या सिवाना? तो इसका सही आंसर होगा सिवाना दुर्ग, जो कि कहाँ पे है? बाड़मेर जिले में। सिवाना जगह कहाँ पे पड़ती है? बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर स्थित ये जगह है जिसको मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि जालोर का जो दुर्ग है और जो सिवाना का दुर्ग है,
तो जालोर के दुर्ग की कुंजी मतलब जालोर की दुर्ग की चाबी किसको बोला जाता था? सिवाना। मतलब अगर जालोर के दुर्ग के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करनी है, तो आपको सिवाना के दुर्ग, बाड़मेर के दुर्ग से होकर के आना पड़ेगा, तभी आप जालोर के दुर्ग को जीत सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। संकटकालीन राजधानी, शरण स्थली, ये सब नामों से जाना जाता है। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी मतलब संकट के समय में वो यहाँ पे आके छिपते थे, जब उनको ऐसा लगता था कि युद्ध में हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे या फिर कुछ और समय चाहिए, तो उस दौरान। और शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि राजस्थान के शेर राजस्थान जो कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं बताइए आप कमेंट करके? जय नारायण व्यास जी, जो कि जोधपुर से बिलोंग करते हैं। जय नारायण व्यास जी, जिनकी पहले तो जोधपुर के अंदर ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। जोधपुर से बाहर कहीं भी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी या फिर उनकी कोई भी ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलती थी। वर्तमान में कहा जा रहा है कि शायद बाहर भी इनकी यूनिवर्सिटी की जो ब्रांचेज है वो खुलने लगी है। पहले यही नियम था कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की सारी ब्रांचेज जोधपुर जिले के अंदर ही होगी। तो जय नारायण व्यास जी जिन्हें शेर ए राजस्थान की उपाधि दी गई है, ये भी आप याद रख सकते हैं, शेर ए राजस्थान। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? जय नारायण व्यास जी। उनको भी इस दुर्ग के अंदर, सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर बंदी बना करके रखा गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक साके किस दुर्ग में हुए हैं? स्टार लगा लीजिएगा। साके क्या होते हैं पहले ये डिस्कस कर लेते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक साके मतलब साके क्या होते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। साके होते हैं जिसमें महिलाएं तो जोहर करती है। जोहर का तात्पर्य है कि अग्निकुंड में अग्नि को जलाया जाता है और अपने आप को स्वयं को उसके अंदर समर्पित कर देती है। और जो पुरुष हैं जो युद्ध रणभूमि में उतरते हैं, युद्ध करने के लिए उतरते हैं, वो केसरिया करते हैं। केसरिया का तात्पर्य है कि वो केसरिया वस्त्र पहनते हैं और जब तक उनको ऐसा लगता है कि युद्ध में हम जीत नहीं जाएंगे या फिर हमारी हार निश्चित है, ऐसा उनको जब प्रतीत होता है, तो उस दौरान वो केसरिया वस्त्र धारण करके जब तक हम मतलब पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम युद्ध लड़ते रहेंगे, उसको बोला जाता है केसरिया। और उस दौरान महिलाएं अग्निकुंड में अग्नि को प्रज्वलित करके और अपने आप को अग्नि के हवाले समर्पित कर देती है, अपने आप को अग्नि के भरोसे समर्पित कर देती है। उसको पूर्ण रूप से बोला जाता है साका। ये दोनों क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए, उसको बोला जाएगा साका। अब बताइए सर्वाधिक साके किस दुर्ग में हुए हैं? जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसको लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, अभी अपन पढ़ चुके हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसमें सबसे ज़्यादा साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं। इसमें सर्वाधिक 3 साके हुए हैं। कौन कौन से साके हुए हैं वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। इसमें पहला साका तो है जो कि राजस्थान का दूसरा साका कहलाता है। राजस्थान में अभी एक डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, तो एक और चीज़ बता देता हूँ कि राजस्थान का प्रथम साका, पूरे राजस्थान का सबसे फर्स्ट नंबर पे साका कौन सा हुआ था? तो ये आपको याद रखना है 1301 के अंदर साका हुआ था, जो कि रणथंबोर में हुआ था। रणथंबोर सवाई माधोपुर में। रणथंबोर सवाई माधोपुर वाला जो साका था वो राजस्थान का फर्स्ट साका था। ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी और रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान के बीच में, हठी अमीर कहलाते थे, हमीर, उनके बीच में हुआ था, जो राजस्थान का प्रथम साका था 1301 के अंदर हुआ था। अगर आपको साकों से संबंधित एक क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको लाइन वाइज जितने भी राजस्थान में साके हुए हैं इंपॉर्टेंट सारे करवाऊंगा। तो रणथंबोर में राजस्थान का पहला साका हुआ था। अब अपन बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की, जो जिसमें सबसे ज़्यादा 3 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 3। तो चित्तौड़ के दुर्ग में पहला साका हुआ था 1303 का साका, जो कि राजस्थान का तो दूसरा था और चित्तौड़ के दुर्ग का पहला था। जो किस किस के बीच में हुआ था? जो हुआ था, एक तो मैं पहले आपको लाइन वाइज सारे बता देता हूँ साके कौन कौन से हुए थे। एक तो हुआ था 1303 का, एक हुआ था 1534 में, और एक हुआ था 1567-68 में। 1567-68 के अंदर एक साका हुआ था। तो ये 3 साके आपको याद रखने हैं, चित्तौड़ के दुर्ग में थे। 1303 वाला जो साका था वो किस किस के बीच में था? रतन सिंह। चित्तौड़ के दुर्ग के शासक कौन थे? रतन सिंह। अब एक एक साके के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं अपन। 1303 में जो पहला साका था वो रतन सिंह, और सामने थे इनके अलाउद्दीन खिलजी। सामने कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, अलाउद्दीन खिलजी थे। तो इनके बीच में साका हुआ था जिसमें रतन सिंह हार गए थे और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। इस वजह से ये साका कंप्लीट हुआ था।
तो और वो राजस्थान का सबसे बड़ा साका कहलाता है, क्योंकि उसमें 1600 रानियाँ, जिसमें रानी पद्मिनी, आप सभी ने नाम सुना होगा, रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ में आत्मदाह किया था, मतलब अपने आप को अग्नि कुंड के हवाले किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का सबसे बड़ा साका कहलाता है रतन सिंह वाला। उसके बाद में इसमें दूसरा साका अपन ने बात की थी 1534 में। 1534 में वो था कर्मावती या कर्णावती, नाम सुना होगा आपने, कर्णावती। और सामने थे कर्णावती, इस बार यहाँ से अपने चित्तौड़ के दुर्ग से कर्णावती थे, कर्णावती। और सामने इनके थे बहादुर शाह, गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। तो आपने सुना होगा कि कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी अपनी रक्षा करने के लिए। कर्णावती ने क्या किया था, हुमायूं को अपनी राखी भेजी थी, ताकि हुमायूं को राखी भेजी थी ताकि वो आकर के उसकी मदद कर सके। और कर्णावती की तरफ से उनके जो 4 पुत्र थे, भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह, वो इस युद्ध के अंदर लड़ रहे थे, जबकि जिसमें से उन्होंने भोजराज जो मीराबाई के पति थे उनको खो दिया था पहले ही। और इस युद्ध में मुख्य रूप से तो आपको ये याद रखना है, विक्रमादित्य जो शासक थे वो इस युद्ध में थे। और साथ साथ में आपको याद रखना है, आप सोचेंगे कि इसमें राजा कौन था, तो राजा के रूप में उन्होंने, कर्णावती ने क्या किया था, प्रतापगढ़ के ठाकुर थे बाघ सिंह, प्रतापगढ़ के ठाकुर थे बाघ सिंह, उनको उस दौरान, इस युद्ध के दौरान बाघ सिंह को वहाँ का एक प्रकार से राजा के रूप में नियुक्त किया था। तो बाघ सिंह और बहादुर शाह के बीच में युद्ध हुआ था, कर्णावती ने जोहर किया था, और अंत में बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह था वो जो गुजरात का, वो जीत गया था, और कर्णावती हार गए थे जब साका हुआ था। तो ये आपको दूसरा साका याद रखना है। और तीसरा साका अपन डिस्कस करते हैं 1567-68 का। 1567-68 में जो कर्णावती अपन डिस्कस करके जा चुके हैं, उन्हीं का पुत्र था उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता भी हैं, उदय सिंह। और सामने वापस अकबर था, इस बार सामने कौन था, अकबर। तो इनके बीच में युद्ध हुआ था, तो उस दौरान उदय सिंह की पराजय हुई थी और अकबर जीत गया था। तो ये तीसरा साका हुआ था। साके के ऊपर अगर आपको डिटेल में जानना है, इन साकों के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें रह गई है, जो आपको अगर डिटेल में जाननी है तो साकों के लिए कमेंट कीजिएगा, अलग से क्लास लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति किस दुर्ग में बनाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, सबसे ज़्यादा तो इसकी डेट पूछी जाती है। एक तो आती है 18 जून 1576, 18 जून 1576, एक आती है कहीं कहीं 21 जून 1576। तो ये आपको याद रख लेनी है, मोस्टली 18 जून देखने को मिलेगी, और दोनों ऑप्शन एक साथ कभी आपको देखने को मिलेंगे नहीं। तो या तो आपको 18 जून मिलेगा तो आप उस पर टिक कीजिएगा, या फिर 21 जून मिलेगा तो आपको 21 जून। और अगर दोनों मिल भी गए तो आप मान के चलिएगा इसका आपको बोनस मिलेगा। कहीं कहीं एनसीईआरटी वाले अलग बताते हैं और कहीं राजस्थान बुक वाले अलग बताते हैं, इसलिए आपको दोनों ही डेट में से कोई एक ही मिलेगी। तो 18 जून 1576 या 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में होता, तो आपको पता ही है, अकबर, एक तरफ तो लिखा हुआ है सामने कि अकबर द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध, तो अकबर, और सामने थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और यह युद्ध अनिर्णायक था, मतलब इसमें किसी की जीत और किसी की हार का निश्चित रूप से पता नहीं चला था, क्योंकि महाराणा प्रताप और अकबर के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें कोई निर्णय की स्थिति नहीं आई थी। तो अकबर और हल्दी घाटी के युद्ध की जो रणनीति थी, मतलब कैसे युद्ध लड़ना है, कहाँ पे गोला बारूद करना है, कहाँ पे सैनिकों को इकट्ठा करना है, वो कहाँ पे बनाई गई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई गई थी, टोडगढ़ में, मैगजीन में, या तारागढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा मैगजीन। मैगजीन का दुर्ग जो कि अजमेर में पड़ता है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। इस दुर्ग के अंदर अकबर के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध की बनाई गई थी, रणनीति बनाई गई थी। और अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इसके ऊपर बता देता हूँ आपको, मैगजीन के दुर्ग के ऊपर, कि इस दुर्ग को अब म्यूजियम बना दिया गया। जो मैगजीन का दुर्ग है, इसको देखिए याद रख सकते हैं, मैं से मैगजीन और मैं से म्यूजियम, तो इसको राजपूताना म्यूजियम बना दिया गया। इस दुर्ग को राजपूताना म्यूजियम के रूप में इसको डेवलप किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। और साथ साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि जो मैगजीन का दुर्ग है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो पूर्ण रूप से मुस्लिम पद्धति पर बनाया गया है, मतलब पूर्ण रूप से इसमें मुगल पद्धति या फिर मुस्लिम पद्धति आपको देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो गया मैगजीन का दुर्ग। और एक उपाधि और दी जाती है इसको, जिससे अकबर का दौलत खाना, इस दुर्ग का अन्य नाम क्या हो सकता था, अकबर का दौलत खाना भी इसको कहा जाता है। बहुत ज़्यादा प्रिय था अकबर को ये, स्पेशली उसने अपने मतलब युद्धों की रणनीति बनाने के लिए और ऐसे सामरिक महत्व की चर्चा करने के लिए इसको डेवलप किया था। तो मैगजीन के दुर्ग का निर्माण अजमेर में करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में पहली बार किस दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पहली बार लिफ्ट का प्रयोग किया गया, जूनागढ़ में, गागरोन में, आमेर में, या जयगढ़ में। तो इसका सही आंसर जूनागढ़ दुर्ग में।
तो देखिए अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको सीधा फैक्ट बताते हुए और जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो बताते हुए चलता हूँ। जब जूनागढ़ का दुर्ग है बीकानेर के अंदर, ये आपको याद रखना है। और एक बात और बताता हूँ, इसको ज़मीन का जेवर कहा जाता है, उपाधि के रूप में इसको याद रखना आप, ज़मीन का जेवर। बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं अपन, लेकिन आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लिफ्ट का प्रयोग जूनागढ़ दुर्ग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई? ये भी स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज होकर करणी माता वाले में जूनागढ़ कर देंगे। इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि करणी माता का मंदिर बीकानेर में और जूनागढ़ दुर्ग भी बीकानेर में, इस वजह से ज़्यादातर बच्चे ये कर देंगे। इसका आंसर ये नहीं है। करणी माता के द्वारा कौन सी दुर्ग की नींव रखी गई? मेहरानगढ़, सज्जनगढ़, बटनेर या जूनागढ़? इसका सही होगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में स्थित है। और 1459 के अंदर इस दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था राव जोधा के द्वारा, मेहरानगढ़ दुर्ग, और इसकी नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप वापस से लगा के देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सबसे प्राचीन दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, भटनेर या गागरोन? तो इसका सही आंसर होगा भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग के ऊपर थोड़ा बहुत अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भटनेर का दुर्ग राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग कहलाता है। और साथ साथ में आपको याद रखना है कि भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। और एक आपको फैक्ट इसके ऊपर याद रखना है कि बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा, बीकानेर के शासक कौन थे? सूरत सिंह के द्वारा इसको मंगलवार के दिन इसके ऊपर विजय प्राप्त की गई थी, इसीलिए इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ दुर्ग भी रख दिया गया था। भटनेर के दुर्ग को हनुमानगढ़ दुर्ग इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह। इनके द्वारा मंगलवार के दिन इस दुर्ग को जीता गया था, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।